शेड्यूल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जी। आपने एक कागज लिया, कागज में आपने पूरे साल भर का लिख लिया, मैं इस तारीख तक ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। और वो आएगा आपके अंदर जब आपके आपके पास ग्रिट होगा, आपकी मेंटल टफनेस होगी। तो नॉलेज से ज्यादा अगर इस परीक्षा के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है मेंटल टफनेस। यू हैव टू बी वेरी मेंटली टफ, यू हैव टू बी ब्रूटली हॉनेस्ट। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Ankur Dubey, Unacademy's plus educator. दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे टॉपर से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एक उस मुकाम को हासिल किया है जो आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना होता है। जी हाँ, मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूं 2015 में जिन्होंने 18th रैंक हासिल की है और जो डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं, जिनका नाम है सोनू कुर्मी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी प्रीलिम्स, मेंस और उनके इंटरव्यू की किस तरह से स्ट्रेटेजी रही है, उनके वर्क एक्सपीरियंस को जानने वाले हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको दिलवाऊंगा उनसे। तो आइए हम कनेक्ट करते हैं सोनू कुर्मी जी से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू कुर्मी है और मैंने 2015 एमपीपीएससी में 18th रैंक प्राप्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे डीवाईएसपी का पद प्राप्त हुआ। सर, मैं सीडब्ल्यूटी और अनअकैडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एस्पिरेंट्स के, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि पीएससी का रिजल्ट कट ऑफ आउट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिलेमा में है कि सर मुझे प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं भी कभी डीएसपी बनूं। तो आज मैं आपसे सर उनके सारे के सारे सवालात लेकर आया हूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अभी तक जो आपकी जर्नी रही है वो सर किस तरह से रही एग्जाम को लेकर। इट्स फैंटास्टिक। जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 से स्टार्ट किया था मैंने पीएससी प्रिपरेशन करना। और उसके बाद से जो मैं 2014 के पहले था, एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आप पर्सनालिटी देख लीजिए, बिहेवियर देख लीजिए, आप रीडिंग स्किल्स देख लीजिए, हर तरीके से मैंने इम्प्रूव किया अपने आप के लिए। तो बहुत शानदार जर्नी रही 2014 से लेकर अब तक की। और 2014, इट वाज September 15, 2014, on that day I decided that I will crack MPPSC, somehow, one day I will crack. ओके सर, आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किस फील्ड में रहा है सर? तो क्या उसका आपको इम्पोर्टेंस मिला है हमारे एमपीपीएससी एग्जाम्स में लेकर? I have done B Pharma from Dr. Hari Singh Kaur Central University सागर। और एज सच डायरेक्टली तो कुछ उसका वो नहीं रहता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आपको कहीं कहीं ना कहीं फ़ायदा ना मिलता हो। तो जो मैं बी फार्मा में मैंने जो पढ़ाई की थी वो, जैसा आपको पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, 6th रैंक थी पूरे एशिया में। जो वहाँ का फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है डॉक्टर हरि सिंह गौर का, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स वहाँ से एमपी और ऑल ओवर इंडिया के पढ़ने आते हैं। तो ऐसी जगह पढ़ाई करने में आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, ऐसे लोगों के बीच आप रहते हो कि आप अपने आप को पुश करते रहते हो कि अच्छा करने के लिए। तो ये मुझे एक फ़ायदा मिला, रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी हो जाती हैं, क्वालिफाइड लोग मिलते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स मिलते हैं, क्वालिफाइड कोर्सेज मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे वहाँ सिटिंग अप बन जाती है, एक आदत हो जाती है पढ़ाई करने की, और एक कंपटीशन का माहौल रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ बोनस रहती हैं, तो ये सब चीज़ें बाद में जाके जो है बेनिफिट करती हैं। बट सर, आपकी ग्रेजुएशन जिस तरीके से फार्मा से हुई है और आपने टोटली उसके अगेंस्ट फील्ड को चूज किया एमपीपीएससी, तो सर ये सबसे पहले आपके जहन में ये ख्याल कब आया था कि मुझे एमपीपीएससी देना है, डीएसपी बनना है? इट वॉज आफ्टर 12th व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट ईयर जब मैं कर रहा था, तो उस समय मेरा जो है, जो मैं मैगजीन वगैरह पढ़ता था, जो कि एमपी जीके वगैरह या फिर नॉलेज वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो इसको साइंस है, लक्ष्य भास्कर है, जो आपकी आपकी घटना चक्र है एमपी की, ये सब मैगजीन में पढ़ता रहता था। शौकिया तौर पर, ऐसा कोई पहले डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एमपीपीएससी करना है या सिविल सर्विसेज में आना है।
इस दौरान मुझे बहुत सारे इंटरव्यू उसमें आते थे, और सारे टॉपर्स के जो है उसमें साक्षात्कार प्रकाशित होते थे, तो उनको पढ़ के मुझे इनके इसके बारे में जानकारी मिली। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी पहले होती थी कि यहाँ कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं और सिविल सर्विसेज होती हैं, लेकिन जो करीब से जानने का मौका मिला वो फर्स्ट ईयर के बाद मिला। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और बी फार्मा को मैंने एज अ ऑप्शन बी के रूप में लिया कि कंपटीशन बहुत हाई है, यदि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फिर बी फार्मा के फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सर ये आपने जो टाइम मैनेजमेंट किया अपने ग्रेजुएशन के साथ आपने धीरे धीरे, सर ये टाइम मैनेज कैसे करते थे सर? क्योंकि बहुत सारे हमारे आज भी हैं एमपीपीएससी की जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफी प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम को किस तरीके से जो है यूज़ करें, क्योंकि 24 घंटे आपके पास भी होते हैं, एक टॉपर के पास भी होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता उसके पास भी 24 घंटे रहते हैं, लेकिन किस तरीके से आप उसका उपयोग करते हो वो मैटर करता है। तो मैं जब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन में मैंने पूरा शेड्यूल बनाया था अपना, जब प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे कब कब क्या क्या कंप्लीट करना है। मेरे दिन में मेरी कॉलेज की पढ़ाई में करता था, जो शाम से फिर रात में मैं अपनी एमपीपीएससी की तैयारी करता था, सुबह फिर एमपीपीएससी की तैयारी करता था। तो इस प्रकार से मैंने अपना बांटा हुआ था समय की, दिन में मैं एमपीपीएससी को की नहीं, कॉलेज की तैयारी करूंगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही, कॉलेज या ग्रेजुएशन। और उसके बाद में सब जब समय मिलता था रात में कॉलेज से आने के बाद और कॉलेज जाने से पहले, तो उस समय एमपीपीएससी की तैयारी में करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार आपको लगता है पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन उस समय आपकी जो शेड्यूल रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है, वो काम आता है। यदि आप डिसिप्लिन हैं, आपका आपने शेड्यूल बना रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि मुझे 1 वीक में इतना इतना कंप्लीट करना है, और यदि मुझे एमपीपीएससी निकालना है तो इसे कंप्लीट करना ही होगा। तो उसमें फिर आप वो डिसिप्लिन आपका काम आता है, आपका उस समय वो जो कहते हैं कि मन नहीं हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं, वो सब चीजें जो है एक तरीके से सेकेंडरी हो जाती हैं। प्राइमरी जो आपका गोल रहता है वो आपके जहन में रहता है, और वो आपको पुश करता है आपका जो भी कंप्लीट करना है आपके लिए सिलेबस, उसके लिए। तो शेड्यूलिंग करना, प्लानिंग करना, और उसमें फिर आपको डिसिप्लिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी, और वो भी लाखों रुपए की फीस देने के बाद। इसीलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैंने एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेजॉन के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस और एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के साथ मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा। मेरा नाम है मृणाल पटेल, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर, आपने सही बताया कि शेड्यूलिंग करना चाहिए हमारे लिए पहले। पर सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो शेड्यूलिंग भी कर लेते हैं, कुछ टाइम तक उसको फॉलो भी करते हैं, तो जो कंसिस्टेंसी उनकी होनी चाहिए वो कंटिन्यू नहीं रख पाते उस चीज को। तो आपने बिल्कुल, अपने आप को कैसे मेंटेन किया सर कि आप कंटिन्यू उस चीज को आप आगे लेकर गए? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि शेड्यूल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने आपने एक कागज लिया, कागज में आपने पूरे साल भर का लिख लिया, मैं इस तारीख तक ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना, और वो आएगा आपके अंदर जब आपके आपके पास ग्रिट होगा, आपकी मेंटल टफनेस होगी। तो नॉलेज से ज्यादा अगर इस परीक्षा के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है मेंटल टफनेस। यू हैव टू बी वेरी मेंटली टफ, यू हैव टू बी ब्रूटली हॉनेस्ट, रूथलेस होना पड़ेगा आपको अपने प्रति, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल सही विधि है आपने सर, रूथलेस होना पड़ेगा, मेंटली टफ होना पड़ेगा हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो सर स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। तो सबसे पहले जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो ऑलरेडी आप फेमिलियर हो चुके थे सिलेबस से और बाकी सारी चीजों से, तो आपका सिलेक्शन ऑफ बुक्स कैसा रहा? आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेरे को कि जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पहले से मेरा जीके बहुत बढ़िया था। और एज यू नो कि एमपीपीएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज़्यादा एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो वो मेरा पहले से ऑलरेडी तैयार था, क्योंकि पहले से मैं लगातार तैयारी करता आ रहा था।
और MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कोई इतनी ज़्यादा टफ तैयारी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें रटना होता है। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यदि आपको पता है, बेसिक चीज़ें पता है कि हिस्ट्री का घटनाक्रम आपको पता है जैसे, और ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट पता हैं, बस उतना काफ़ी है। बाकी सब चीज़ें आपको रटनी है, आपको MCQs लगाने हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। बस यदि आप इतना कर लेते हो तो प्री आपका जो है एक एक तरीके से स्क्रीनिंग होती है, जो उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना है। आप 80 प्लस यदि MPPSC में ले आते हैं तो कोई भी आपकी जो है लिस्ट हो, कोई भी कट ऑफ आए, कैसी भी कट ऑफ आए, किसी भी साल का कितना भी कठिन पेपर हो या कितना भी सरल हो, 80 प्लस यदि आप ले आते हैं तो MPPSC में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं और मेंस में बैठ सकते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी तैयारी नहीं की थी प्रीलिम्स के लिए। मुझे पता था मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो पहले से प्रिपेयर है मेरी। तो मैंने उतनी ज़्यादा प्रिपेयर उसको नहीं किया था, मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया था। तो जब आपको सर लग रहा था कि आपका श्योर शॉट प्रीलिम्स गया है, फिर जैसे आप पेपर देकर आते हैं तो फिर आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? मेंस की प्रिपरेशन आपको एक तो पहले शुरू करनी चाहिए, आपकी प्री से पहले शुरू करनी चाहिए यदि आपके पास टाइम है तो। मैंने 2015 31 ऑफ मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट 9 ऑफ जुलाई 2015 में आया था। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे, अक्टूबर के स्टार्टिंग में 4 अक्टूबर से मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। तो मुश्किल से 2 महीने थे मेरे पास, अगस्त सितंबर। उस दौरान मैंने ये टारगेट किया, कम से कम मुझे जो पेपर है उसको कंप्लीट करना है। और उसके लिए मैंने क्योंकि कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, तो खुद ही मैंने पेपर बनाए थे अपने और खुद ही मैं उनको लगाता था। एज यू नो, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है, उसमें बैठ के ही मैंने सारे पेपर लगाए हुए हैं और वहीं की जो बुक्स थी उनको पढ़कर ही मैंने MPPSC को क्रैक किया हुआ। तो वहीं पे बैठकर मैं एक पेपर लेता था, खुद बनाता था, पुराने पेपर को देख कर पेपर बनाता था कि हाँ ऐसा टेंटेटिव पेपर हो सकता है। उसको फिर मैं लगाता था, कोशिश करता था मैं कंप्लीट करूं, और वो मेरी स्ट्रेटजी बहुत कारगर रही, क्योंकि उस 2014 में जो 2013 का सिलेबस था, 14 का सिलेबस चेंज हुआ था। तो उस फर्स्ट टाइम था जबकि नया सिलेबस आया था, 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे अपना पेपर। उनका खंड आ होता था, खंड बा हो ही नहीं पाता था 3 घंटे में। यानी वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो मेरी काम की उस समय, और मैं पहली ही बार में मेंस में सेलेक्ट हुआ था। सर, जो मेंस को लेकर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से डाउट्स में रहते हैं कि हम पेपर 1 को अगर कवर करने जाते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पढ़ना पड़ेगा, पर अगर हम पेपर 4 कंप्लीट करते हैं इथिक्स, तो वो हमारे लिए शॉर्ट में जल्दी से तैयार भी हो जाएगा और स्कोरिंग भी वो काफी है। तो आगे के पेपर्स को अवॉइड करते हैं और लास्ट के पेपर्स को वो पहले कवर करना चाहते हैं। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी रहती है सर? नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है जो भी ऐसा करता है। तो हालांकि आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को नेगलेक्ट करके और आप 4th और 5th पेपर में बहुत अच्छा ध्यान दे दोगे तो उसमें आप वो कर लोगे। ऐसा नहीं है, आपको सभी पे ध्यान देना है और सभी में आपके थोड़े थोड़े मार्क्स हो जाएंगे तो वो मार्क्स ज़्यादा होंगे, बशर्ते आप उसके कि किसी एक सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो। यदि 4th और 5th पेपर में आप बहुत अच्छा भी कर लेते हो, है ना, तो भी आपके उतने मार्क्स नहीं हो पाएंगे जितने 1 और 2 और 3 पेपर में यदि आप थोड़े थोड़े मार्क्स भी ले लेते हो तो हो जाएंगे। तो ये आपको सोच के चलना है। ऐसे ही पेपर में भी है, पर्टिकुलर कोई पेपर है, आप उसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे ध्यान मत दो कि ये तो इस टॉपिक से आएगा तो मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, 15 में से 15 ले आऊंगा। ऐसा मत करो, आप सिलेबस को कंप्लीट करो, आप जो टॉपिक दिए गए उनके लिए कंप्लीट करो। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ताकि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सको। और टू द पॉइंट आप जो भी प्रासंगिक होता है उसके अनुसार जितना भी आप पे बन रहा है, क्योंकि वर्ड्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ओनली आप बोलते हैं 3 मार्कर, 3 मार्कर में 2 से 3 लाइन आपको लिखना है। 6 मार्कर में आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। कितने होते हैं 100 वर्ड? एक पेज भी नहीं भर पाता है, एक पेज हो पाता है। मुश्किल से आप लिखोगे तो 1.5 पेज लिख लोगे 6 मार्कर में। इससे ज्यादा आपको समय ही नहीं होता है, क्योंकि आपके फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इतने वर्ड्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपके पास थोड़ी सी समझ हो उस टॉपिक के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो,
हो सकता है कहीं डायनेमिक चीजें हैं तो आपका करंट अफेयर तैयार हो, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके कि ये यदि आया है, आपको यदि रिसेशन का क्वेश्चन आया है इकोनॉमी में तो वो होता क्या है रिसेशन, उसके अनुसार फिर यदि कोई आपको करंट का कुछ उसमें पूछा गया है तो उसमें फिर आप कुछ डेटा डालोगे, डेटा डाल दो, उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा कर लो, बस इतनी सी चीज रहती है। और आपकी जो बेसिक चीजें रहनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और आपकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। मेंटल प्रोसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। आप रट के यदि आप जाओगे वहां पे और आप सोचोगे कि आप सिर्फ राइटिंग करना है, मुझे मैकेनिकल चीज करनी है राइटिंग, तो वो नहीं हो पाएगा। आप आपका जब तक मेंटल प्रोसेस फास्ट नहीं होगा। इसलिए आप जब पढ़ते हो मेंस के लिए तो आप यदि आधा घंटे उसे पढ़ रहे हो तो आधा घंटे उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यदि फ्रांस की क्रांति के बारे में आप सोच रहे हो कि फ्रांस की क्रांति के कारण, तो सबसे पहले आपने कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपकी स्कूल में पढ़ा होगा या फिर पहले आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे, तो उसके ऊपर आप सोचो, पहले खुद ही सोचो मुझे कितनी चीजें इसमें से आती हैं और क्या आप जोड़ सकते हो अपनी तरफ से उसमें, भले ही उसमें बुक में ना लिखा हो, बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें रहती हैं। उन चीजों को आपको खुद से सोचना है और उन चीजों को यदि आप ऐड करते हो मेंस परीक्षा में तो वो आपकी एडिशनल चीजें रहती है, दूसरों से अलग चीजें होती है, क्योंकि बुक तो सभी पढ़ते हैं लेकिन अपना दिमाग कुछ कुछ ही लोग लगा पाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से भी सोचना है, अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी मेंटल प्रोसेस भी अच्छी होगी और आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे खुद के जो होंगे और दूसरे के नहीं होंगे। सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मेंस के जो भी नोट्स बनाने की, कि माइक्रो नोट्स किस तरह से बनते हैं जो हमारे रेगुलर पेपर होते हैं? तो ये सेमेस्टर तो है नहीं सर कि हमें 2-3 दिन का गैप मिल जाता है। तो कैसे सर आपने अपने नोट्स बनाए थे कि आपने जस्ट एक दिन में या 6-7 घंटे में आप अगले पेपर का रिवीजन तुरंत कर लेते? मैंने नोट्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। उसका एक रीज़न था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन थी, इट वाज कंप्लीटेड इन जून 2015 और उससे पहले 31 मई को मैं प्री दे चुका था। जुलाई में मेरा आया था वो प्री का रिजल्ट आया था, उसके बाद सिर्फ 2 महीने थे मेरे पास, तो उसमें नोट्स बनाने का मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया था। तो नोट्स मैंने एज सच नहीं बनाए थे। हाँ, जो आपकी मेरी एनसीईआरटी से जो मैंने तैयारी की थी वो एनसीईआरटी बहुत अच्छे नोट्स हैं अपने आप में, मैं समझता हूँ। और उसी में मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें जो है, जो भी टॉपिक वहाँ से मिले थे, तो एडिशनल चीज़ें जो पेज के बगल में है वहाँ नोट डाउन कर ली थी, जो वहाँ छूट रही थी दूसरी जगह से। तो इस तरीके से वही मेरे बहुत अच्छे नोट्स बन गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रिवीजन पे ध्यान दिया था। क्योंकि आप यदि रिवाइज नहीं करोगे और पढ़ते जाओगे तो ये टेम्पटेशन बहुत महंगा पड़ता है, टेम्पटेशन टू रीड मोर। पढ़ते जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे नॉलेज की कमी है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि रिवीजन बहुत ज़्यादा की है। यदि आप एक दिन, पहले दिन यदि आपने आज जो पढ़ा है आप उसे रात में रिवाइज नहीं करोगे तो आप 35% भूल चुके होगे अगले दिन। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और यदि आप वन वन वीक नहीं पढ़ते हो तो आपका 45% आप भूल चुके होगे। एक महीने यदि उसे रिवाइज नहीं करते हो तो 80% आपका मेमोरी में लॉस हो चुका होगा जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है। और यदि 1 ईयर नहीं पढ़ते हो तो 95% आप भूल चुके होगे। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए एक दिन, एक 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, ऐसे आपको रिवाइज करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी एक। मैं जो है, जो भी करंट अफेयर्स होता था उसे हर हफ्ते में जो है वो रिवाइज करता था। और साथ ही जो मेरी बुक्स वगैरह जो भी पढ़ता था 1 वीक में पूरा रिवाइज करता था, फिर मंथ में करता था, 3 मंथ में करता था, 6 मंथ में करता था। तो ऐसे बार बार रिवाइज करने में आपको वो चीजें ज्यादा गहरी होती जाएंगी, उसके चित्र ज्यादा गहरे होते जाएंगे। आप यदि बोर्ड पे एक चौक से एक बार लिखोगे, एक बार एक लाइन खींचोगे, उसको मिटाना इजी होता है यदि आप मिटाओगे उसके लिए। लेकिन उसके ऊपर आप बार बार चौक यदि वो करोगे तो फिर उसकी जो गाढ़ापन होता है उसको मिटाना जो है मुश्किल होता है। सेम हमारी स्मृति के साथ होता है, मेमोरी के साथ होता है। आपको यदि बार बार आप उसे पढ़ोगे तो आपके चित्र गाढ़े होते जाते हैं और आपकी स्मृति अच्छी होती जाती है। कुछ सही आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मूल मंत्र दिया है कि हमें कंटिन्यू रिवीजन करना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ है जो आपने बताई है कि 35% 50% हम भूल जाते हैं। तो जरूर सर हमारे एस्पिरेंट्स इसको फॉलो करेंगे। सर वाइल प्रिपेयरिंग मेंस एग्जाम, तो आपका शेड्यूलिंग क्या होती थी डेज को लेके? आप किस तरह से अपने पूरे डे को डिवाइड करते थे? कितना टाइम अपने आप मेंस के लिए देते थे, आंसर राइटिंग के लिए दिया करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मेंस के लिए, जैसा मैंने बताया, आपको सबसे पहले तो पैशनेट होना पड़ेगा, पैशन आपके पास होना चाहिए।
पैशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ना प्री की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? वो मैंने बोला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी कब आएगा? जब आपके पास जुनून होगा, आपके अंदर वो आग होगी करने की, कि डिजायर होगी, बर्निंग डिजायर होगी कि मुझे करना ही है, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। आपको रात में जब नींद नहीं आए, आप सिर्फ सोने के लिए सो, जब आप फालतू ना सो, आपको पता है मुझे सोना है, और 2 3 4 5 घंटे आप सो, उतना ही काफी है। तो आप, आपके अंदर जब ये आग आ जाएगी कि मुझे किसी चीज को निकालना ही है, तब आपका डिसिप्लिन भी आ जाएगा, शेड्यूलिंग भी आ जाएगी, आपके पास बुक्स भी आ जाएंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं बुक लिस्ट बताइए, आपने कहाँ से पढ़ा था, या आप क्या सीक्रेट है एमपीपीएससी निकालने का। मैं उन सभी से ही बोलता हूँ, पैशनेट हो, पैशन, पैशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। उसके उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेंस के लिए जैसा मैंने बताया, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग करना, उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं आप राइटिंग ऐसे ही करने लगे, बिना कुछ पढ़े करने लगे। आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है। 2014 के बाद से आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं। और दूसरा है आपका सिलेबस। सिलेबस की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस में क्या है, क्योंकि तभी आप पढ़ने में ध्यान दे पाओगे उन चीजों पे जो इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको वहां से पता चल जाएगा कौन सी चीजें ज्यादा आती हैं, कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स में किन चीजों पे ध्यान देना है। यदि आप में ये पता ही नहीं होगा सिलेबस में क्या है, तो आप करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ते जाओगे, और वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं रहेगा। एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो एमपीपीएससी निकाल लूंगा, आप गलत हो। आप दा हिंदू पढ़ के आप एमपीपीएससी नहीं निकाल सकते हो, भले ही आप कितने भी नॉलेजेबल बने रहो। एमपीपीएससी के लिए अलग नेचर है, एमपीपीएससी का, यूपीएससी का अलग नेचर। तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डेप्थ क्या है, क्वेश्चंस की डेप्थ क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो ये दो चीजें आपकी गाइडिंग टॉर्च रहेंगी। आप बिना किसी कोचिंग के आप जो है एमपीपीएससी निकाल सकते हो, बशर्ते आप इन दो चीजों का अच्छे से अध्ययन कर लें। और यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरा चैनल है विनर्स एजुकेशन पॉइंट, यूट्यूब पर ही एकदम फ्री है। वहाँ पे मैं रोज लेसन डालता हूँ आंसर राइटिंग के, वहाँ पे भी जाके एस्पिरेंट्स वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं उनका। तो सर जब आप मेंस एग्जाम देकर आए थे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ आपने पूरे पेपर अटेम्प्ट किया है, मेंस का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर जब एट लास्ट रिजल्ट आया आपने अपना देखा कि इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम है, तो सर आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट की थी सर? इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो इंटरव्यू के नाम आने के बाद नहीं होती है शुरुआत। उसकी शुरुआत हमेशा से चल रही होती है, जब से आप पले बड़े होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तभी से स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वहां पे देखा जाता है। वेरी एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, रिनाउंड लोग रहते हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस रहता है उनके पास, और वो आपकी जैसे कई लोगों को देख चुके होते हैं, तो वो आपको पहले ही नजर में पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा कैसा है। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उनका आप आंसर दो, सही आंसर दो, गलत आंसर दो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको आपके अंदर वो एटीट्यूड देखना है कि वो ऑफिसर का एटीट्यूड है या नहीं। सपोज आपको एक कुएं के अंदर उतरना है, अंदर उतरने के लिए आप रस्सी का इस्तेमाल करते हो, आपके अंदर जाने के लिए कुएं के अंदर, वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर जाने के लिए उन क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं बस। उनको उनको देखना है आपके लिए कि आप कैसे हो अंदर से, इंटीग्रिटी। आप ऊपर से बोल रहे हो इंटीग्रिटी है, कि वास्तव में आपके अंदर है इंटीग्रिटी। आप ऑनेस्टी को बोल रहे हो अंदर है आपके कि नहीं है। तो वो उन क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं आपके अंदर जाने के लिए, पर्सनालिटी में घुसने के लिए। बस उन क्वेश्चन का इतना ही मतलब है। बाकी उनके आप गलत आंसर देते हो, सही आंसर देते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना। तो आप जब भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हो, तो मैंने मॉक इंटरव्यू देने पे ज्यादा ध्यान दिया। मॉक इंटरव्यू से आपका जो है एक कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं कि हाँ इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोडाटा पे मैंने ध्यान दिया, ऐसा कि सब देते हैं बायोडाटा के ऊपर, कहाँ से हैं, बैकग्राउंड क्या है, हमारे ग्रेजुएशन में क्या किया है, यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी यदि रिनाउंड यूनिवर्सिटी है आपकी तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपने जो जीके वगैरह, करंट अफेयर चलता रहता है उस समय के, जो समसामयिक विषय चलते रहते हैं, इनको थोड़ा तैयार कर लें तो आप कंफर्टेबल रहते हो एमपीपी जो जो भी इंटरव्यू होता है उसमें।
तो सर आपसे इंटरव्यू में ऐसे किस टाइप के सवाल किए गए थे, कितना मिनट तक आपका इंटरव्यू चला था? इंटरव्यू में मेरे पृष्ठभूमि से सवाल किए गए थे कि आप किस पृष्ठभूमि से, कहाँ से हैं, और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था। यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी में, अंकुर तुमने देखा होगा, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं रविशंकर जी, प्रसाद की। तो ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वहाँ पे किसकी मूर्ति लगी हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और बेसिकली पूरा बायोडाटा पे ही था और करंट अफेयर पे था। उस समय बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ शायद फैसला आने वाला था, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था, और एक दो और इशू चल रहे थे। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे थे। लगभग 20 मिनट इंटरव्यू मेरा चला था। और बहुत आपको वो शुरुआत में आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, ग्रेजुएशन से हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सर जब आप इंटरव्यू देख के आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत टफ रहा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत सारा इजी रहा। फिर कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट आता है और फिर जब आपने रिजल्ट में अपना नाम देखा कि आपकी 18th रैंक आई है, डीएसपी पद आपको मिला हुआ है, तो उस टाइम की फीलिंग सर कैसी होती है कि जब जिस चीज के लिए हम सोच रहे रहते हैं, काफी मेहनत कर रहे रहते हैं, सालों की जो मेहनत है, और फिर वो लास्ट में जाके जब साकार होती है, तो वो फीलिंग सर थोड़ी सी आप शेयर करिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, एक स्ट्रेस होता है, सभी के लिए होता है, सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि किसी को भी, टॉपर को भी ये पता नहीं होता वो टॉपर बनने वाला है। चाहे वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी कोई भी पढ़ ले, लेकिन अंदर से किसी को पता नहीं रहता कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगा। मैंने ये वो किया था, टारगेट किया था कि भले ही मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार जितना मैं कर सकता था, जितने में तैयारी कर सकता था, उतनी मैंने की। फिर उसके बाद सिलेक्शन हो नहीं हो, जो भी है मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था। तो इतना कुछ कोई मुझे स्ट्रेस नहीं था, ना कभी रहा मुझे प्री में, मेंस में, या इंटरव्यू के समय कभी भी। तो मैंने हमेशा एक तरह के चैलेंज के रूप में लिया, और एक थ्रिल रहती थी। जैसे इंटरव्यू होना है तो एक मुझे कुछ ऑप्टिमिस्टिक रहता था कि यार कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ तक आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एमपीपीएससी के इंटरव्यू तक आना भी एक बहुत बड़ी बात है, कुछ ही लोग आ पाते हैं। लगभग 3 से 4 लाख जो है फॉर्म एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से आप कुछ हजार में आ गए हो, तो 1,000 2,000 मुश्किल से उनमें आ गए हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और कभी भी स्ट्रेस यदि लोगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन ही होने वाला है, कभी अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि वहां पे मुझे ऐसा नहीं समझना है प्रूव करना है। आप जैसे हो, आपको वैसे ही प्रेजेंट करना है। तो जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर रिजल्ट आया। बहुत जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैं घर पे ही था, और मेरे मम्मी पापा के चेहरे देखकर, जितनी भी मैंने मेहनत की थी, जितना भी मैंने परिश्रम किया था, जो भी किया था, वो वर्थ इट लगा मुझे कि यार ये तो मतलब मेहनत सफल हुई, ड्रीम कम ट्रू। इट वाज ड्रीम कम ट्रू। और जब आप अपने स्माइल देखते हो, पेरेंट्स के ऊपर, घर वालों की स्माइल देखते हो, तो बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। जी, बिल्कुल सही कहा सर कि आपके साथ-साथ हमारे परिवार के सपने भी पूरे हो जाते हैं कि यदि अगर हम अपना जो चाह रहे हैं, हम उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो सर फिर बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आप आते हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो ट्रेनिंग पीरियड पीरियड का किस तरह से शेड्यूलिंग होती है? किस समय आपको सुबह उठना पड़ता है? किन-किन चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना रहता है सर? ट्रेनिंग पीरियड का पूरा डे आपका किस तरह से डिवाइड रहता है? ट्रेनिंग शेड्यूल में सिलेक्शन आपका हो जाता है। शुरुआती दिनों में आपको लगता है कि बहुत तीर मार के आए हो आप, बहुत कुछ करके आए हो, कुछ बड़ा किया है। जी, आपके आसपास जब आप नरोना में रहते हो, तो उसमें भी जो है दूसरी सर्विसेज के लोग भी रहते हैं। जी, आपके पास आपके साथ और डिपार्टमेंट के लोग भी रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप उनके साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी कर लेते हो, आगे आने वाले समय में फील्ड में आपको उन्हीं के साथ काम करना होता है। तो आपके एक एक अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छा माहौल रहता है, सभी जो है सिलेक्टेड लोग रहते हैं, गुड वाइब्स रहती हैं। और बहुत अच्छे अच्छे रेनाउंड स्पीकर्स आते हैं नरोना में। वो लेक्चर देने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज होती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को भी मिलती हैं। जितना हमने पिछले कुछ समय में पढ़ाई में वक्त लगाया था और मोनोटोनस हो गई थी ज़िंदगी, तो वो सब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ पे कि अपने आप को हम खोल सकें वहाँ पे। फिर हम लोग जो है डीवाईएसपी की ट्रेनिंग होती है मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी में।
तो वहाँ पे एक शेड्यूल चलता है, 5 बजे लगभग उठना पड़ता है, फिर वहाँ पीटी होती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद क्लासेस होती हैं, फिर अगेन शाम को पीटी होती है, फिर जो है शाम को गेम्स वगैरह रहते हैं। तो ये शेड्यूल पूरा चलता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि आप पीटी परेड करते हो जो उसमें बहुत थक जाते हो, सुबह शाम आपको वही करना होता है। तो ज़्यादा समय तक करने में आपको फिर मोनोटोनस भी लगना पड़ता, वो हो जाता है वो चीज़। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग, लगभग 1.5 साल की हो जाती है वो आपकी ट्रेनिंग। लेकिन बहुत मज़ा आता है। मैंने कभी किसी भी चीज़ को इस तरीके से बोरिंग तरीके से नहीं लिया। मैं जब तैयारी कर रहा था, तैयारी को भी मैंने उतनी ही आनंददायक तरीके से किया कि सिलेक्शन के प्लान की, तो उसमें मज़े लें, उसमें मज़ा लेके करें, एंटरटेनमेंट के साथ करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसा सर ट्रेनिंग पीरियड का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि डेली ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज होती है, गेम्स होती है। फिर ये जो लंबा पीरियड सर आप ट्रेनिंग में अपना बिता कर आते हैं 1-1.5 साल, फिर जब हम फील्ड में जाते हैं तो इस एक्सपीरियंस को सर हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं फील्ड में सर? क्योंकि दोनों चीजें सर काफी डिफरेंट होती हैं। आप बुक्स में आप केस स्टडीज पढ़ते हैं, फिर आपको रियल में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है फील्ड में, तो क्या डिफरेंसेस मिलते हैं सर? तो मैं ये बता रहा था कि जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हमारी जो भी एकेडमी रहती है वहाँ बताई जाती है। जैसे पीटी होती है, पीटी इसलिए कराई जाती है, एक तो डिसिप्लिन आप रख सको, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर आपकी कमांड पे काम होना चाहिए। आप जो भी कमांड देते हो, सबऑर्डिनेट्स आपके उस पर काम करें, तब आपको फील्ड में ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलता है। और दूसरी चीज़, जैसे इंडोर्स होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, बेसिक नॉलेज, एविडेंस एक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी काम आती हैं फील्ड में। इसकी इस तरह से ओवरऑल फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार किया जाता है, जो डीएसपी की रिक्वायरमेंट है। एंड इन फील्ड में जो जब आप जाते हो तो कोई भी लॉ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, कुछ चीज़ हो जाती है, पता नहीं चलता आपको कि कितने समय तक आपको ड्यूटी करनी है। 24 आवर की ड्यूटी होती है, तो फिजिकली आपको बहुत फिट होना पड़ता है। फिर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें आपको मेंटली टफ होना पड़ता है, मेंटली आपको जो है प्रिपेयर होना पड़ता है। तो दोनों तरीके से फिजिकली और मेंटली आपको तैयार किया जाता है, इसका फ़ायदा फील्ड में भी मिलता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बहुत सारी चीज़ें हमें केस स्टडीज़ बताई जाती हैं और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सर। पर अभी जो आपने सिनेरियो देखा होगा कि जो कोविड का सीन चल रहा है और जो पुलिस का यहाँ पे रोल रहा है, पुलिसिंग जो रही है सर, तो जिस एरिया में सर आप रहे हैं, सर आपने किस तरह की पुलिसिंग को फॉलो किया था सर? आपकी जहाँ पोस्टिंग रही है सर? और कोविड-19 एक तरीके से अपॉर्चुनिटी थी पुलिस के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए, और पुलिस ने अपने जो कार्य थे उनके ज़रिए बहुत बढ़िया इमेज बनाई है अपनी, जो भी सोसाइटी है उसके अंदर। जो भी राशन वगैरह बाँटने से लेकर उनकी जितनी भी सहायता कर सकते थे, उनको घर पहुँचाने के लिए साधन करना, उनको घर पहुँचाना, उनका उनका मेडिकल कराना, उनकी स्क्रीनिंग करवाना। और मैं आई वाज़ इन चाकघाट। चाकघाट जो है उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर है। चाकघाट थाने में था, वहाँ पे मज़दूर बहुत आते थे, लाइक महाराष्ट्र से, बैंगलोर से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से और इंदौर, भोपाल से। तो वहाँ पे लगभग डेली 5 से 10,000 मज़दूर वहाँ पे आते थे। तो उनको हम बसों में बैठा के अपने-अपने घर पहुँचाते थे वहाँ से, और उससे जो सैटिस्फैक्शन मिलता था, उससे 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 हमें भी सैटिस्फैक्शन मिलता था, और सामने वाले जो मज़दूर थे उनके लिए मन में भी जो पुलिस की छवि थी उसमें सुधार हुआ। तो इस तरीके से हर व्यक्ति, हर तबके में जो पुलिस की इमेज है, वो कोविड-19 के कारण पॉजिटिव इमेज बनी। बिल्कुल सर, जो कोविड ने जो पुलिस की इमेज बनाई है काफ़ी हद तक सर पॉज़िटिव की करी है। सर एक बहुत मतलब बचपन से हम एक कहावत सुनते आते हैं और कई पीढ़ियों से ये चीज़ चलती आ रही है कि बेटा शांत हो जाना नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा। है ना सर? जो नॉर्मली आपने देखा है कि हम पार्क में भी घूमने जाएँगे, हम पूरा कंट्री में सब जगह घूमने जाते हैं, पर कभी कोई सर पुलिस स्टेशन घूमने नहीं जाता। तो सर घूमने नहीं इसको जाता। लेकर आपका क्या ख्याल है सर कि पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए कि लोग एक बार पुलिस स्टेशन घूमने के पर्पज से कार प्रणाली को देखने भी जा सके सर? ऐसी क्या पुलिसिंग होनी चाहिए सर? बिल्कुल, इसकी मैंने, जब मैं थाना प्रभारी पीरियड में था, पूरी कोशिश की। मेरा थाना 24/7 खुला रहता था, किसी के भी लिए कोई भी आ सकता था, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता था, शिकायत है उसकी शिकायत सुनना। पुलिस जो है
कुछ जो है पुलिस यदि शिकायत भी यदि फरियादी की ठीक से सुन लेती है तो उससे भी बहुत उसको शांति मिल जाती है कि हाँ कोई है मेरी सुनने वाला। यदि आप उसको ठीक से सुन लें अगर तो उसका आधा काम 50% काम आपका वहीं हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की कि लोगों को सुना जाए, लोगों की शिकायतों को सुना जाए, लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग की जाए, शांति समिति बैठकें भी मैं समय-समय पे बुलाता था जिसमें हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सभी वर्ग जो भी थे, धार्मिक गुरुओं की बैठक में मैंने बुलाई थी। तो उनसे बात आप करते रहें, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं समाज में, आपके मोहल्ले में, आप विभिन्न गाँव में सरपंचों की मीटिंग आप लो समय-समय पे, तब आपको पता चलता रहता है, आप कनेक्ट रहते हो उन लोगों के साथ। उनको ये नहीं लगता कि ये कोई अलग हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे ही लोग हैं। तो ये यदि आप उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर दो कि हाँ, कोई है हमारी रक्षा के लिए, हमारे ही लोग हैं पुलिस, तो वो आपसे फिर डरेंगे नहीं, बल्कि आपके आपके महत्व को समझेंगे, आपका साथ देंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। कुछ सही दिया सर आपने मैसेज कि हमारे लिए सोशली वर्क बहुत अच्छे करने होते हैं कि जितनी भी सोशल एनजीओ होते हैं और जो भी समाज के वर्क होते हैं उनके साथ हमें तालमेल स्थापित करना ज़रूर होता है। तो सर आपने जो स्ट्रेटजी बताई हमारे व्यूअर्स के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू में जो चीज़ें आपने फेस की, सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? और जो आज के टाइम पे जो अभी एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि हाँ, उनका मेंस क्वालीफाई होने वाला है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी को अभी फॉलो करना चाहिए? और एक हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज सर। बिल्कुल, जो अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और मेंस देने वाले हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक आपकी डेट नहीं आ रही है मेंस की, आप जैसे प्री दे चुके हैं, मेंस देने वाले, यदि आपके 70 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स में आपको लग रहा है जैसा कट ऑफ आ चुका है, तो आपको अभी मेंस की पूरी तरह तैयारी करना चाहिए। जो भी इवन 65 तक जिनके मार्क्स हैं, उनको भी करना चाहिए। और जिनको नहीं है, उनको भी अभी मेंस की ही तैयारी करना चाहिए, जब तक कि 2020 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक। तो अभी मेंस का ये समय है, मेंस को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे, बाद में आपको उतनी ही जो है समस्या कम जाएगी। अभी मेंस को प्रिपेयर करें, जो भी सिलेबस है, यदि आप 2020 की तैयारी कर रहे हो, 2020 का आप सिलेबस देखो, 2014 से लेके 2018-19 तक के जो भी है मेंस के पेपर, आप अच्छे से डिटेलिंग करो, उनको समझो, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से जान लो। 2019 का जो मेंस दे रहे हैं, 19 का आप सिलेबस बहुत अच्छे से देख लें, पिछले मेंस के पेपर आप आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। यदि नहीं देखें तो फिर से आप दोबारा उनको देख लें। बार-बार देखते जाएँ, आपके पास सिलेबस और पुराने पेपर आपके जो है बेड के पास होने चाहिए, रखे होने चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है, आप उनको बार-बार देखिए, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें से मिलेगी। तो जो भी सिलेबस है, उसको एक बार टॉपिक वाइज़ यदि आपने कवर नहीं किया है, टॉपिक वाइज़ आप कवर कर लें। मेंस की आंसर राइटिंग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, टॉपिक वाइज़ आप सिलेबस, बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके आप स्टार्ट कर दें। फिर मेंस आंसर राइटिंग जो आप लिख रहे हो उसको किसी न किसी सिलेक्टेड पर्सन से, या जो भी आपको कोई भी ऐसा बंदा होगा जिस पे आपको विश्वास हो कि हाँ, ये एमपीपीएससी के बारे में जानता है, कैसा कंटेंट आपको लिखना है, कैसा आंसर राइटिंग करनी है, उससे आप चेक कराइए। यदि कोई नहीं मिलता है तो आप स्वयं भी चेक कर सकते हो। आप जैसे आज कोई टेस्ट लगाते हो तो आपको 2-3 दिन बाद आप उस कॉपी को देखिए, आप उसको चेक करिए, क्योंकि आप तुरंत जब लिखते हो तो आपको सब चीज़ें सही-सही लगती हैं। लेकिन जब आप 2-3 दिन बाद आपको उस चीज़ को देखते हो तो आपको उसमें कमियाँ कुछ दिखाई देती हैं, और उन कमियों को आप इम्प्रूव करते जाइए। आपके अलावा और कोई सबसे अच्छा आपका टीचर नहीं हो सकता। आप स्वयं अपने सबसे अच्छे टीचर हो। आपको पता है कि आपकी क्या कमियाँ हैं, बस आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, ब्रूटली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। यदि आप में ये चीज़ है तो आप स्वयं जो है चेक कर सकते हो कॉपी के लिए। आप बिल्कुल भी जो है वो ना करें, आप शिकायत ना करें। शिकायत वाली जो चीज़ होती है, मेरे पास टीचर नहीं है, मेरा कोई सिलेक्टेड दोस्त नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लोगों के पास। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास ना ना तो मेरे पास बाइक थी, मेरी ग्रेजुएशन में जब मैं कॉलेज में जाता था, ना मेरे पास फ़ैन था घर पे, मेरे पास फ़ैन भी नहीं था। मैंने बिना फ़ैन की तैयारी की, लेकिन कभी शिकायत नहीं की मैंने कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है तो मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तैयारी नहीं कर सकता, मेरा कोई सिलेक्टेड नहीं है कोई, मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे मेरे घर में कोई सिलेक्टेड नहीं है, मेरे घर में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हुआ। तो आप ये सब शिकायतें छोड़िए, बहाने छोड़िए, और आप जो टास्क है आपका टास्क है एमपीपीएससी प्री निकालना है, एमपीएससी मेंस इंटरव्यू को निकालना, फाइनल सिलेक्शन आपका टास्क है।
उस टास्क के लिए जो भी आपको चीजें करनी है, आपको पता है क्या क्या करना है, तो बहाने छोड़ के आप लोग तैयारी में लग जाइए और ब्रूटली हॉनेस्ट अपने साथ आपको रहना पड़ेगा, रूथलेस होना पड़ेगा, मरमम तरीके से अपने साथ पेश आइए। आप खुद आप जो हैं सबसे अच्छे टीचर हैं, अपने आप को खुद आप गाइड कीजिए, खुद आपको मोटिवेट रखिए, डिसिप्लिन रखिए, और उसके लिए जो भी चीजें आपको करनी पड़े वो करिए। बहुत हार्ट टचिंग मैसेज दिया है सर आपने हमारे व्यूअर्स के लिए। और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो खुद से एक्सक्यूज बनाते हैं कि प्रिटेंड करते हैं खुद से कि मेरे पास आज इस चीज़ की कमी है, मैं इस कारण से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, जो चीज़ें आपने अपनी शेयर की, बहुत कम टॉपर्स में सर ये चीज़ देखने मिलती है कि वो अपनी ये सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं। सर मैं इस चीज़ के लिए भी आपको सैल्यूट करता हूँ, CWT टीम की तरफ से मैं आपको बहुत वेलकम करता हूँ सर कि आपने आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने हमारे सारे व्यूअर्स के लिए जो आपने स्ट्रेटेजी अपनी शेयर की है, और इसके साथ साथ जो आपने अपने कोटेशंस दिए हैं सर, जो आपने अपनी रियल लाइफ के बारे में सर चीजें सारी बताई हैं, उसके लिए सर मैं थैंकफुल हूँ अपनी टीम की तरफ से। सर मैं बस आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, एक रैपिड क्वेश्चंस होंगे, आपको फटाफट इसके आंसर्स देने होंगे, बस 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सर आप तैयार हैं? ओके, वेलकम। ओके सर, ऐसी सबसे अच्छी चीज ऐसी कौन सी हुई है इस साल में आपके साथ? बेस्ट थिंग हैपेंड इन दिस ईयर सर? बेस्ट थिंग मेरी दीक्षांत होने वाला है, जस्ट अब कल से स्टार्ट होने वाला है। ओके, दीक्षांत POP होने वाली है। POP हो चुकी है मेरी, बस 3 स्टार लगने के लिए दीक्षांत रिव्यू होने वाला है, जो भी ट्रेनिंग थी उसका। ओके, वो होने वाला जी। सर लास्ट बुक आपने अभी कौन सी पढ़ी थी? लास्ट बुक मैंने पढ़ी है गेट स्मार्ट। फेवरेट सब्जेक्ट सर आपका कौन सा था? साइंस तो कोई भी टॉप हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है सर आपका? जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर मतलब पेरेंट की स्माइल देखी, तो वो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट। सर टी और कॉफी? दोनों ही नहीं। ग्रीन टी। ग्रीन टी बिल्कुल सही। तो सर बिल्कुल आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो आपने इतना अपना टाइम दिया। सर मैं बस ये चाहता हूं कि आप एक पर्सन को टैग करिए जिसका इंटरव्यू हम अपने व्यूअर्स के लिए फिर से आगे लेकर आए, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करें, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की थी, उनका बैकग्राउंड क्या रहा था। किसी भी एक सिलेक्टेड पर्सन को सर आप टैग कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं जो टॉपर्स में रहे हुए हैं सर। ओके, मैं टैग करना चाहूँगा आकांक्षा जैन। वो अभी DYSP हैं सिंगरौली में, और वो भी सागर से ही हैं। और सिमिलरली उनका भी बैकग्राउंड बहुत ही ऑनेस्ट बैकग्राउंड रहा, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और एक तरीके से जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो उनका मैं चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए एक सेशन होना चाहिए। सर बिल्कुल, हम नेक्स्ट टाइम अपने व्यूअर्स के लिए DYSP आकांक्षा जैन का इंटरव्यू लेकर आएंगे। उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की थी और उनकी लाइफ के ऐसे कौन कौन से हर्डल्स रहे हैं जो प्रिपरेशन के टाइम उन्होंने फेस किए और उनको फिर ओवरकम किया। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, हमारी CWT टीम के लिए, अनअकैडमी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जब, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था देयर वाज नो वन टू टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और अब जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जैसे कि आपका अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, मेरा स्वयं का भी चैनल है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। एक बहुत अच्छी बात है। और कोई भी जो भी कैंडिडेट हैं, यदि वो मुझसे जुड़ना चाहें तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, विनर्स एजुकेशन पॉइंट मेरा चैनल है, उस पर जाके आप कमेंट में या जो भी मैसेज है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे जाके, और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रोज ही आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, अपने हमारे व्यूअर्स के साथ जो आपने स्ट्रेटेजी शेयर की। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। चल उठ जा, जोर दे लगा।